अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के पास बहुत सारे पैसे आ गए। IMF, सऊदी अरब, चाइना, इमारात, सब ने भीख के कटोरे में पैसे जमा किए हैं। एक 24 करोड़ के देश के लिए 7-8 बिलियन कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के जो इस वक्त टेम्परेरी गवर्नमेंट है, जो ये बहुत खुश हो रही है, आर्मी भी खुश हो रही है कि चलो वक्ती तौर पे तो मसला हल हुआ। लॉन्ग टर्म पे अब 130-135 बिलियन डॉलर का कर्जा है, कौन भरेगी? हमें क्या करना है? हमारी सबकी बाहर प्रॉपर्टियां हैं, हमारा सब कुछ बाहर है, हम निकल लेंगे भाई, कौन फिर गुलामी करेगी? एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, कैसर बंगाली। सरकार इनसे कभी काम नहीं लेती, क्योंकि सरकार को ऐसे इकोनॉमिस्ट पसंद नहीं होते जो रियलिस्टिक सोच रखते हैं। कैसर बंगाली ने अभी एक जगह प्रोग्राम में बताया कि शॉर्ट में ये था कि हम चाइना, सऊदी अरब, इमारात और दूसरे मुल्कों के मुलाजिम हैं, नौकर हैं। वजीर ख़जाना का काम कर्ज़ों की अदायगी के लिए और कर्जा लेना रह गया है। हमारा बैंकिंग सेक्टर 80% और टेलीकॉम सेक्टर 100% फॉरेन लोगों का कंट्रोल में है, मिल्कियत है, यानी दूसरे मुल्कों के लोग उसको ओन करते हैं। 80% बैंकिंग सेक्टर और 100% टेलीकॉम सेक्टर। और भी कई हमारे इंस्टीट्यूशंस फॉरेन कंट्रोल में हैं। कैसर बंगाली ने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन, डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है, ना होंगे। और ये पैसा हमारा फजूल कामों में लगता है। अब नाम लेके तो वो फौज का नहीं ले सकते ना, वरना तो फजूल काम तो फौज के ऊपर खर्चा है। कैसर बंगाली ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, कराची के पोर्ट के जितने भी टर्मिनल्स हैं उसकी विज़िट कर चुकी है कई टीमें बाहर की। पाकिस्तान के 3 मेजर एयरपोर्ट लाहौर, इस्लामाबाद और कराची को सऊदी अरब की टीमें विज़िट कर गई हैं और बहुत जल्दी सऊदी अरब के हवाले होंगे। और हम सिर्फ उन एयरपोर्टों पे नौकरियां करेंगे, मालिक सऊदी होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में दिखाया गया कि हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और बजट में ये लिखा गया है कि हम यहाँ पे इतना खर्च करेंगे, उस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, वो भी नहीं खर्च होगा क्योंकि पैसा ही नहीं है। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के एक्स चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने उसी प्रोग्राम में कहा कि हमारे पास ना पैसा है, ना रोड मैप है, ना कोई इकोनॉमिक प्लान है कि हम अपना 130 बिलियन डॉलर का कर्जे की जो किस्तें हैं वो कैसे भरेंगे। पाकिस्तानियों को अंदाज़ा भी नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार यानी आर्मी और दूसरे सारे किस तरह पाकिस्तान की आवाम को तबाह व बर्बाद करके चली गई है। मज़ीद इन्होंने काफ़ी चीज़ें कहीं, लेकिन अजीज़ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हैं इस वक्त पाकिस्तान के माई और बाप। माई बाप कहते हैं ना, ये माई बाप हैं। एक हैं बग्गा साहब, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, और दूसरी हैं फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF। ये दोनों अभी गुजरात में हैं, G20 की मीटिंग के लिए आए हुए हैं। क्या वक्त आ गया पाकिस्तान के ऊपर कि इंडियनों के पांव पकड़ने पड़ते हैं पैसे मांगने के लिए। और ऐसे में मुझे बड़ी हंसी आई जब शहबाज शरीफ ने कल कहा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया है, अब हमने सिर्फ आगे जाना है। और आप ये देखिएगा कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम पड़ोस के मुल्क को इकोनॉमी में शिकस्त देंगे।
पड़ोस के मुल्क को इकोनॉमी में शिकस्त देंगे। अभी आईएमएफ की 1.3 बिलियन डॉलर की किस्त के लिए माथा रगड़ा था ज़मीनों पे कितने महीनों तक। पड़ोस के मुल्क के पास 600 बिलियन से ज़्यादा का फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू है। तुम इकोनॉमी में वहाँ कहाँ तक है उसको शिकस्त क्या सोच भी नहीं सकते तुम। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात ये है, आपका आम जो है वो जब गलना सड़ना शुरू होता है तो उसकी अगर कलेक्शन का इंतज़ाम हो, स्टोरेज का इंतज़ाम हो, मशीनरी हो, उसको वैल्यू एडेड में बदलने के लिए आम का अचार बनाएं, आम के जूस बनाएं एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसी तरह बाकी फ्रूट्स सब्जियां, तो अरबों डॉलर की आपको अगले सालों में इसमें एक्सपोर्ट्स मिल सकती हैं। अब हम दोबारा आईएमएफ के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और आईएमएफ की तमाम जो उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि उनके ऊपर पूरी तरह हम ने जो एक ये हैं जो कौम को आम के जूस और अचार बना के भारत को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं। एक इनसे पहले थे इमरान खान जो मुर्गियाँ, अंडे, कट्टे, दूध, तो पता नहीं क्या क्या। औकात इनकी ये है कि आईएमएफ का रोज़ एक नया ऑफिसर तड़ियाँ लगा रहा है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके क्लियर अल्फाज में चीज़ें समझा दी कि भैया एक किस्त मिली है, अभी 2 किस्तें 900 मिलियन डॉलर की बाकी हैं जो नवंबर और मार्च में मिलेंगी। इंसान बन कर रहना, एग्रीमेंट को फॉलो करना, और यही वजह है कि इस एग्रीमेंट को फॉलो करने के चक्कर में कौम का बाजा बजाया जा रहा है। वो मैं आगे बताता हूँ। एक तरफ वो एस्थर है जो रेसिडेंट डायरेक्टर है वाइसराय ऑफ आईएमएफ, वो अलग तड़ियाँ लगा रहा है। अभी एक आई हैं जूली कोजक, इन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने आपको 3 बिलियन डॉलर की स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत लोन पास की है और उसमें से 1.2 बिलियन हम आपको दे चुके हैं। एक किस्त 900 मिलियन डॉलर की नवंबर में मिलेगी और एक किस्त 900 मिलियन डॉलर की फरवरी में मिलेगी नेक्स्ट ईयर। और आप अगर एग्रीमेंट से ज़रा भी हिलेंगे जुलेंगे तो फिर तो वही हुआ। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ा दिया। अब ट्रिक ही रखा है इसको, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अभी लाहौर में सारे बिजनेसमैन मिलने गए थे तो उनको कहा है कि देखें हमारा सर्कुलर रेट है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो 3.28 ट्रिलियन है और उसको ख़त्म करने के लिए हमें आईएमएफ का भाव इलेक्ट्रिसिटी का भाव आईएमएफ के कहने पे बढ़ाया गया है और 4 रुपीज़ पॉइंट समथिंग बढ़ाया गया है, जिससे पर यूनिट 29.8 रुपीज़ हो गया है पर यूनिट। लेकिन उसको ट्रिकी इस तरह रखा है कि एक पीक आवर कर दिया है। जो पहले डिसाइड हुआ था कि शाम 6 से रात 10 बजे तक 4 घंटे के पीक आवर में 50 रुपया पर यूनिट रखा गया प्राइस, लेकिन आईएमएफ ने कहा कि नहीं 4 घंटे नहीं 6 घंटे करो पीक आवर। तो शाम 5 से रात 11 बजे तक पीक आवर रेट चलेंगे 50 रुपया पर यूनिट टैक्स वैक्स मिला के। अब ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ वैसे तो फ्रिज व्रिज पूरा दिन चलते हैं, लेकिन शाम के बाद इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स, फिर लोग काम से घर पे आते हैं, एसी चलता है, टीवी चलता है, दूसरी चीज़ें चलती हैं, मोबाइल चार्ज होते हैं, तो शाम ये पीक आवर्स में बाजा है। अजीज़ दोस्तों, फजूल खर्ची तो ऐसे कर रहे हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता। देखें, सीपेक की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की 2 डिवीज़न फौज रखी गई है। उन 2 डिवीज़न फोर्स को सिविलियन बजट में से सैलरी, बोनस और स्पेशल ड्यूटी का अलाउंस अलग से मिलता है। और यही फैसिलिटीज़ कराची में रेंजर्स को, बलूचिस्तान और केपीके में एफसी को है कि इनको सैलरी
प्लस बोनस मिलता है और प्लस स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो कि सैलरी से भी ज़्यादा होता है, ये मिलता है। ये एक तरफ फजूल खर्ची है, दूसरी तरफ इन्होंने ये किया है कि सेनेट के जो एम्प्लॉय हैं ना, उनके लिए 130 करोड़ रुपए का बोनस और अलाउंसेस वो किए हैं, जिसमें 5 सैलरी के बोनस दिए जा रहे हैं सेनेट के वर्कर्स। अब सेनेट के वर्कर्स तो आपको पता है, फिर सेनेटर नहीं पास करना होता है तो वो पास कर दिया है। ऑलरेडी नेशनल असेंबली के लिए 250 करोड़ रुपए के एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस और ये कर दिए गए थे। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में, आई डोंट नो इंडिया में ऐसा है कि नहीं, पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, सेनेट के मेंबर होते हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर होते हैं, उनको हर साल एक डेवलपमेंट बजट मिलता है। जो मैं जब मेयर था तो उस वक्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे थे वो बताते थे कि 2 करोड़ रुपया हर साल मिलता था। यानी 5 साल के लिए एक मेंबर आता है तो 10 करोड़ तो इसको वहीं पे। अब उसमें ये होता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई रोड बना दी, कोई पानी की लाइन कर दी, कोई काम करवा दिया, और इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। मतलब पेपर में जमा करा दिया कि मैंने ये काम कराया। अब तो 2 करोड़ नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा है पर ईयर। उस ज़माने में भी मुझे याद है कि मैंने अपने टाउन में एक सड़क बनाई थी टाउन के बजट से। तो बाद में मुझे पता चला कि हमारा एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, वो 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उन्होंने वो अपने नाम से पेपर जमा करा दिया कि ये मैंने बनाई है। उनका इलाका था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी थी प्रोविंशियल असेंबली की, और मैं वहाँ से मेयर था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो हमारे टाउन के बजट में। बोला ना, आप रखो ना अपने बजट में, हमारा कौन चेक करता है, खाली पेपरों में जमा होता है। कर दिया भाई, छोड़ो। तो इस तरह पेपर में ये सारा चीज़ होती है। ठेकेदार को 10% दे दिए, 15% स्टाफ को आपस में बांट दिए, 75% खा जाते हैं। तो पैसा आया है, अब सबको नवाजना है। तो शहबाज शरीफ सरकार ने 2000 करोड़ 20 बिलियन 2000 करोड़ के फंड पार्लियामेंटेरियंस में बांटे हैं, और टोटल उन्होंने कहा है कि अगस्त तक और आपको मिलेंगे टोटल 61 बिलियन 6100 करोड़ रुपए के फंड इनके हाथों में दिए जाएंगे कि वो अपने इलाके में डेवलपमेंट वर्क कराएं। अब ये आई डोंट नो दूसरे मुल्कों में इसका क्या हिसाब किताब है, ये तुक नहीं बनती कि ये जो छोटे डेवलपमेंट वर्क हैं इलाके में, नालियां बनाना, गलियां बनाना, सीसी फ्लोरिंग कराना, फुटपाथ बनाना, ये सब म्यूनसिपैलिटी के काम होते हैं। लेट म्यूनसिपैलिटी डू इट। लेकिन ये एक रिश्वत होती है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के कमाई के अलग से धंधे हैं। अब आज एक मिसाल है, मुझे पता नहीं पर पर्सन कितना दिया जाता है, लेकिन अगर 5 करोड़ रुपया है एक आदमी को, तो 25 करोड़ रुपया तो 5 साल में वो यही कमा लेता है। ये फजूल खर्ची इस वक्त दबा के किए जा रहे हैं, और ये है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं ना भाई। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक और ख़बर आपके साथ शेयर करूँगा कि फ्राइडे को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपने वालिद मोहतरम जनरल आसिम बाजवा को ये ऑफ़र की कि हम पाक फ़ौज को एग्रीकल्चर लैंड देते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए। मतलब पाक फ़ौज इतनी फारिग है कि वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर पा रही। रोज़ धमाके हो रहे हैं। कल स्वात में या पता नहीं कहाँ धमाका हुआ है, 9 ज़ख्मी हुए हैं, सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। रोज़ धमाके हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब खराब है। अफ़गानिस्तान, ईरान, भारत के बॉर्डर एक्टिव हैं सारे। इसके बावजूद इनके पास बाकी सारे काम करने का टाइम होता है। तो इनको कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए 20 साल के लिए 45,267 एकड़ ज़मीन पंजाब में भक्कर, खोशाब और साहिवाल में
दी गई कॉरपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए। फ्राइडे को ये दी गई। मंडे को किसी ने लाहौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इनको स्टॉप कर दिया कि नहीं, आप सरकार आप नहीं दे सकते आर्मी को कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए, ये आर्मी का काम नहीं है। खेती बाड़ी रिटायर होके करें खेती बाड़ी, या रिज़ाइन करें, अपनी नौकरियां छोड़ें और ज़मीन खरीदें और खेती बाड़ी करें। ये क्या सरकार उठा के ज़मीन दे रही है? आर्मी का खेती बाड़ी से क्या ताल्लुक? या तो फुल अमन हो, हर तरफ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, आर्मी की ज़रूरत नहीं, तो ख़त्म करें आर्मी को, आधी आर्मी को रिटायर करें, रिज़ाइन करवाएं और उनसे फिर फार्मिंग करवाएं। जब लाहौर हाई कोर्ट ने यह बयान दिया तो विद इन फ्यू आवर्स लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट ने जो बैन किया था ज़मीन देने का फैसला, वो सस्पेंड कर दिया और बोला कि नहीं आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मुल्क के मालिक हैं भाई, ये पाकिस्तान के मालिक हैं, आर्मी, आप इनको कैसे मना कर सकते हैं? नहीं, दे दीजिए। ये बनाना रिपब्लिक में हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, बनाना रिपब्लिक के हवाले से थोड़ी खबरें शेयर करना चाहूँगा। एक हेल्थ सेमिनार हो रहा था गवर्नमेंट का, उसमें औरतें मर्द पूरा हॉल भरा हुआ था। उसमें स्क्रीन लगी हुई थी स्टेज पे, उस पर कोई वीडियोस दिखाई जाती थी। उसमें पोर्नोग्राफी वीडियो चल पड़ी, 45 सेकंड तक चलती रही। औरतें उठ के सब भाग गईं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो जो पेन ड्राइव है जिसमें सारी वीडियोस रखी थी, उसमें वो पोर्नोग्राफी कहाँ से आई? इसका मतलब इनके कंप्यूटरों में यही भरा हुआ है ना, क्योंकि गूगल की रिपोर्ट भी यही है कि सबसे ज़्यादा पोर्न साइट्स जो हैं वो पाकिस्तानी देखते हैं। तो ये बनाना रिपब्लिक का हाल है कि वो कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लेकिन मसला ये है कि भारत की वो जो लैंड रोवर जो है, जो भी, वो जब चांद पे उतरेगी तो उसमें कैमरा लगा होगा, वो वीडियो के साथ जब आगे बढ़ेगी तो उनको शौक लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा होगा कि ये DHA का प्लॉट है। क्योंकि चांद भी DHA ने, मेरा ख्याल है कि सैंक्शन करा लिया है मलिक रियाज ने बहरिया टाउन के लिए। अजीज़ दोस्तों, लीबिया में से कुछ पाकिस्तानी वापस आए हैं और उन्होंने कहा है कि लीबिया की जेलों में 15,000 पाकिस्तानी सड़ रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी एम्बेसी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। ये वो लोग हैं जिनको एजेंटों ने यूरोप भेजने का झांसा दे के पाकिस्तान से इनसे लाखों मिलियंस लेके इनको लीबिया में छोड़ के चले गए। फिर लीबिया की सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 15,000 में औरतें और बच्चे भी हैं। और इसमें खाने पीने की और हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ख़राब हैं, जो आए हैं वो बता रहे थे। और इन्होंने शहबाज शरीफ सरकार से रिक्वेस्ट की है कि उनको वापस पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त किया जाए। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी खबर कि ये देखें, ये GA सिंध पाकिस्तान सिंधु देश की आज़ादी के लिए रैली निकल रही है और उस रैली की सिक्योरिटी पे आगे रेंजर्स खड़ी है। अब आपको मैं बताता रहता हूँ ना कि सिंधु देश की आज़ादी एक बहुत टफ काम है, क्योंकि सिंध के जागीरदार, सिंध में बहुत सारे लोग पंजाबी आर्मी के हाथ में बिके हुए हैं। अब सिंधु देश की मूवमेंट के लिए कोई 50 ग्रुप चल रहे हैं, उसमें से ये भी ऐसे भी ग्रुप हैं। अब आप बताएं कि सिंधु देश की तहरीक, मतलब पाकिस्तान तोड़ने की तहरीक पे रेंजर्स सिक्योरिटी देगी कि उनको मारेगी? रेंजर्स की सिक्योरिटी में रैली निकल रही है, इसका मतलब ये है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि सिंधु देश क्यों आज़ाद नहीं हो रहा, तो ये है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या होगा। जरदारी और शहबाज शरीफ की कल वापस मुलाकात हुई है, ये दूसरी मुलाकात है पिछले
एक हफ्ते में, और केयर टेकर सेटअप बनना है। इसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर सब अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना चाह रहे हैं। केयर टेकर सेटअप होगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, केयर टेकर सिंध का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। तो उसके लिए नाम पे फाइनल नहीं हो रहा। कोई कह रहा है ब्यूरोक्रेट्स को लाओ, जरदारी कह रहा है नहीं पॉलिटिशियन को लाना चाहिए, वोटेवर। दूसरा यह है कि इस वक्त मुकाबला चल रहा है कि आर्मी की गुड बुक्स में कैसे आया जाए। अब आर्मी का यह है कि आर्मी ने, आपको पता है कि इनकी अपनी एक पार्टी होती है जो बैलेंसिंग फैक्टर करती है। एक तो बड़ी पार्टियां होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो आ गई, नवाज शरीफ आ गए। उससे क्या होता है कि छोटी पार्टियों के बगैर उनकी ताकत नहीं होती हुकूमत बनाने की। तो छोटी पार्टियां आर्मी की होती हैं जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करती हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने चारों प्रोविंस में अपनी पार्टी बना ली। पंजाब में इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की बना ली। पीटीआई के लोटे सारे उसमें जा रहे हैं, और भी दुनिया बाहर भर के ला रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे तो ज़ाहिर है इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 3 महीने का टाइम होगा। असल ख़रीदारियाँ वहाँ पे करेगी ये पार्टी, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है हराम का। सिंध में ऑलरेडी इनकी MQM पाकिस्तान, जो कि अल्ताफ़ हुसैन से तोड़ के जो आर्मी की गोद में MQM के लोग बैठे हैं, उनकी मौजूद है पार्टी। बलूचिस्तान में बाप पार्टी मौजूद है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये आर्मी की पार्टी है। और अब KPK में इमरान खान के एक्स CM KPK और इमरान खान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक पार्टी बना ली है। उसमें एक्स गवर्नर KPK और बहुत सारे इमरान खान के लोटे KPK से ले लिए हैं। अब क्या होगा कि हर प्रोविंस में ये प्रेशर ग्रुप होंगे। एक तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी शामिल होने की पोजीशन में होंगे अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिली। दूसरा, ये 4 पार्टियां मिलकर इतनी सीटें ले लेंगे कि सेंटर में बनने वाले प्राइम मिनिस्टर को टफ टाइम दे सकें। आर्मी जब चाहे इनको हिलाती रहेगी। और हो सकता है कि ये चारों मिलकर इस पोजीशन में आ जाएं कि सरकार बना लें। तो आर्मी ने तो इलेक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। घोड़ा जो है, जो आर्मी जिसको तैयार कर रही है, वो इस वक्त तो अभी भी फ्रंट पे बिलावल है। लेकिन डिपेंड्स ऑन पंजाब वोट। अगर नवाज शरीफ पंजाब से बहुत ज़्यादा सीटें ले जाता है तो चांस है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए वापस नहीं आ रहा कि इस वक्त चीफ जस्टिस बंदियाल है, और बंदियाल की रिटायरमेंट अगस्त सितंबर में हो रही है। नवाज शरीफ वेट कर रहा है कि बंदियाल रिटायर हो जाए तो जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन जाए तो वो आ जाए, क्योंकि बंदियाल को नवाज शरीफ से थोड़ा मसला है। तो नवाज शरीफ को डर है कि मैं महलात में रह रहा हूँ दुबई और लंदन के, मैं क्यों कुछ दिनों के लिए भी जेल चला जाऊँ। तो इसलिए नवाज शरीफ चांस है कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद वापस आएगा। तो ये है कि इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर पे हैं। इमरान खान का माइनस होना बनता है। अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने पाकिस्तान के कुछ हालात रखे हैं। आप सब की मेहरबानी कि आप मोहब्बत करते हैं। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।